इस आइलैंड पर जितने भी लोग बचे हुए हैं उन्हें अभी तक यही लगता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन सामने खड़ा है, लेकिन सच तो ये है कि असली खेल उनकी नजरों से बहुत दूर शुरू हो चुका है। अब जो होने वाला है वो इस आइलैंड पर हर रिश्ते, हर भरोसे और हर उम्मीद को हमेशा के लिए बदल देगा। पिछले एपिसोड में जूलियट, जैक और बाकी सर्वाइवर्स के साथ कैंप वापस लौट रही थी, लेकिन सईद को अदर्स की इस सदस्य पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जैसे ही जैक और केट रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, सईद मौका देखकर जूलियट से उसके अतीत के बारे में पूछताछ करने लगता है। जूलियट उसके शक का बुरा नहीं मानती, लेकिन वो अपना सच बताने के लिए भी तैयार नहीं होती। तभी जैक बीच में आकर सईद को रोक देता है। वो पूरी तरह जूलियट का साथ देते हुए कहता है कि उसे उस पर भरोसा है और वो अच्छी इंसान है। इतना ही नहीं, जैक सईद को साफ मना कर देता है कि जूलियट को उन बातों के लिए मजबूर मत करो जिन्हें वो बताना नहीं चाहती। अब कहानी हमें जूलियट के अतीत में ले जाती है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, जूलियट एक डॉक्टर थी और उसकी स्पेशलिटी प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी रिसर्च में थी। उसकी बहन कैंसर की वजह से कभी मां नहीं बन सकती थी क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका था, लेकिन जूलियट ने अपनी रिसर्च की मदद से उसे प्रेग्नेंट होने में कामयाब कर दिया। इसी दौरान उसका एक्स हस्बैंड, जो हमेशा उसकी जिंदगी में रुकावट बनता था, एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। अब जूलियट को आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं बचा था। काफी सोचने के बाद और अपनी बहन के हौसले से जूलियट एक रहस्यमयी ऑफर स्वीकार कर लेती है और 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये 6 महीने उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। अदर्स की रिसर्च लोकेशन इतनी सीक्रेट थी कि वहां ले जाने से पहले उसे नींद की दवा मिला हुआ जूस पिलाया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक वो इस रहस्यमयी आइलैंड पर पहुंच चुकी होती है जहां बेन खुद उसका स्वागत करता है। लेकिन आइलैंड पर उसका काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो बार बार प्रेग्नेंट औरतों को डिलीवरी के दौरान अपनी जान गंवाते हुए देखती थी और इतनी काबिल डॉक्टर होने के बावजूद उन्हें बचा नहीं पाती थी। यही नाकामी धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ने लगती है। आखिर जब उसके 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो वो घर लौटकर अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे के साथ रहना चाहती है, लेकिन बेन उसे जाने की इजाजत नहीं देता, बल्कि वो बताता है कि उसकी बहन का कैंसर दोबारा लौट आया है। इसके बाद बेन उससे वादा करता है कि अगर जूलियट यहीं रुककर प्रेग्नेंट औरतों को बचाने का तरीका खोजती रही तो उसकी बहन की जान बचा देगा और उसे जिंदा रखेगा। अपनी बहन की खातिर जूलियट मजबूरी में आइलैंड पर रुकने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद फ्लाइट 815 इस आइलैंड पर क्रैश होती है और इसी दौरान जूलियट को पता चलता है कि बेन को ट्यूमर है, जबकि बेन हमेशा कहता था कि इस आइलैंड पर रहने वाले किसी इंसान को कभी बीमारी नहीं हो सकता। इसी रहस्यमयी ताकत पर भरोसा करके जूलियट को यकीन था कि उसकी बहन भी ठीक हो जाएगी, लेकिन बेन की बीमारी देखकर उसका ये भरोसा टूट जाता है और उसे लगता है कि बेन इतने सालों से उसे धोखे में रख रहा था। जूलियट का भरोसा वापस जीतने के लिए बेन उसे फ्लेम स्टेशन में ले जाता है, जहां मिखाइल बैठकर बाहरी दुनिया से संपर्क रखता था और हर तरह की जानकारी इकट्ठा करता था। जैक और बाकी सर्वाइवर्स की पूरी जानकारी भी उसी ने बाहर की दुनिया से हासिल की थी। इसके बाद बेन जूलियट को उसकी बहन का वीडियो दिखाता है। उसे देखकर जूलियट की आंखें भर आती हैं क्योंकि उसकी बहन जिंदा थी, उसका कैंसर पूरी तरह ठीक हो चुका था और वो एक प्यारे से बच्चे को भी जन्म दे चुकी थी। जूलियट से इतने साल दूर रहने की वजह से उसकी बहन उसे बहुत याद करती थी। उसने अपने बच्चे का नाम भी जूलियन रखा था ताकि जूलियट हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे। सच कहें तो उसकी बहन ही जूलियट के जीने की सबसे बड़ी वजह थी। इसलिए सिविलाइज्ड दुनिया में वापस जाकर अपनी बहन और अपने नन्हे भांजे से दोबारा मिलने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में लौट आती है। जैक, केट, सईद और जूलियट आखिरकार सर्वाइवर्स के कैंप की तरफ बढ़ते रहते हैं। रास्ते में जैक जूलियट को समझाता है कि उसे थोड़ा वक्त देना होगा। अभी कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे सब उसे अपना लेंगे। दूसरी तरफ बीच पर क्लेयर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है तो चार्ली बिना देर किए उसके लिए दवा लेने चला जाता है, लेकिन तभी जैक वापस कैंप पहुंच जाता है। उसे देखते ही पूरे कैंप में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर कोई दौड़कर उसका स्वागत करता है। केट और सईद भी सभी से घिर जाते हैं। तभी सॉयर की नजर केट पर पड़ती है और वो बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लेता है। उसी पल उसके दिल का महीनों पुराना बोझ जैसे उतर जाता है। लेकिन इस खुशी के बीच एक इंसान बिल्कुल अकेला खड़ा था, जूलियट। वो दूर खड़ी बस सबको चुपचाप देख रही थी क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि इस कैंप में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तभी सॉयर की नजर उस पर पड़ती है और देखते ही देखते बाकी सभी सर्वाइवर्स भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। जूलियट की असली पहचान सामने होने की वजह से हर कोई उससे दूरी बनाकर रखता है। यहाँ तक कि हर्ली को उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी भी दे दी जाती है, लेकिन हर्ली का स्वभाव किसी से दुश्मनी निभाने वाला नहीं था। वो धीरे से जूलियट के पास जाकर बैठता है, मुस्कुराकर अपना नाम बताता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है।
है। फिर वो उसे बताता है कि ईथन की कब्र यहीं पास में है, अगर वो उसे देखना चाहे तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी तरफ जैक सभी सर्वाइवर्स की मीटिंग बुलाकर उनसे कहता है कि अब जूलियट को उनके साथ रहने दिया जाए, लेकिन चार्ली और सन दोनों इस फैसले का खुलकर विरोध करते हैं। तभी डेसमंड लॉक के बारे में पूछता है। जैक मजबूरी में सच बता देता है कि लॉक ने पनडुब्बी उड़ा दी थी और उसके बाद वो अदर्स के साथ चला गया। ये सुनते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। तभी जैक और सॉयर के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि बात और आगे बढ़ती, अचानक क्लेयर के मुंह और नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जैक और चार्ली बिना एक पल गंवाए उसे उठाकर टेंट के अंदर ले जाते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। बाहर बैठी जूलियट भी कैंप में मची हलचल देख लेती है। वो समझ जाती है कि आखिर वही डर सच हो गया है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि कोई उसकी बात पर यकीन करे। इसीलिए वो केट के जरिए जैक तक अपनी बात पहुंचाने को कहती है। इसके बाद जैक, केट और जूलियट अलग जाकर बात करते हैं। ये देखकर सॉयर और सईद दोनों और भी सतर्क हो जाते हैं। जूलियट बताती है कि क्लेयर का इम्यून सिस्टम बुरी तरह डैमेज हो चुका है। इस आइलैंड पर कोई रहस्यमयी ताकत है जिसकी वजह से यहाँ प्रेग्नेंट होने वाली लगभग हर औरत आखिर में अपनी जान गंवा देती है। ये सुनते ही केट की नजर तुरंत प्रेग्नेंट सन पर चली जाती है, क्योंकि अब खतरा सिर्फ क्लेयर तक सीमित नहीं लग रहा था। जूलियट आगे बताती है कि क्लेयर के आने के बाद अदर्स ने अपने एक डॉक्टर को चुपके से कैंप में भेजा था, जिसने उसका ब्लड सैंपल लिया। जांच में पता चला कि क्लेयर आइलैंड पर प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, फिर भी उसके शरीर में वही खतरनाक लक्षण दिखाई देने लगे थे जो यहाँ की बाकी प्रेग्नेंट औरतों में दिखते थे। काफी रिसर्च के बाद जूलियट ने एक खास सीरम तैयार किया था। अगर वो सीरम समय समय पर लगाया जाए तो क्लेयर की हालत संभाली जा सकती थी। इसलिए उनका डॉक्टर चोरी छिपे उसे लगातार सीरम देता रहा, लेकिन जब उसकी पहचान खुल गई तब मजबूरी में क्लेयर को किडनैप करके अदर्स के कैंप ले जाना पड़ा ताकि उसका इलाज जारी रखा जा सके। ये पूरी बात सुनकर जैक और केट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जूलियट साफ कहती है कि अगर अभी तुरंत क्लेयर को वो सीरम नहीं मिला तो उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह जवाब दे देगा। इसके बाद वो बताती है कि मरने से पहले डॉक्टर ने वो सीरम कैंप से कुछ दूरी पर छिपा कर रखा था और अगर वो अभी निकले तो शायद उसे ढूंढा जा सकता है। हालात इतने गंभीर थे कि इस बार जैक और केट के पास जूलियट की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसी बीच जूलियट आखिरकार उस जगह पहुंच जाती है जहां सीरम छिपाकर रखा गया था, लेकिन जैसे ही वो उसे निकालती है तभी सईद और सॉयर वहां पहुंच जाते हैं। दोनों पहले बॉक्स खोलकर देखते हैं। अंदर सचमुच वही सीरम रखा होता है, लेकिन इस वक्त उन्हें सीरम से ज्यादा जूलियट के जवाब चाहिए थे। वो चाहते थे कि जूलियट अब तक हुई हर बात का पूरा सच उनके सामने रखे, लेकिन इस बार जूलियट बिल्कुल भी दबने वाली नहीं थी। अदर्स के पास मौजूद सर्वाइवर्स की फाइलें पढ़कर वो उन दोनों के अतीत के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। वो ताना मारते हुए कहती है कि जो लोग सिविलाइज्ड दुनिया में लोगों से सख्ती से पूछताछ करने और बिना हिचक जान लेने से भी पीछे नहीं हटते थे, आज वही लोग इस आइलैंड पर इंसाफ का ठेका लेकर खड़े हैं। इसके बाद वो कहती है कि शायद उन्हें क्लेयर की जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसे है। इतना कहकर जूलियट दोनों को वहीं छोड़ती है, सीरम वाला बॉक्स उठाती है और बिना एक पल गंवाए कैंप की तरफ दौड़ पड़ती है। कैंप पहुंचते ही वो तुरंत क्लेयर को सीरम लगाने की तैयारी करती है। जैक उसके लिए सबके सामने गारंटी लेता है, लेकिन साथ ही आखिरी चेतावनी भी देता है कि अगर इस बार क्लेयर को कुछ हो गया तो वो दोबारा उसका साथ नहीं देगा। जूलियट बिना समय गंवाए सीरम क्लेयर को लगा देती है। कुछ ही देर बाद ऐसा होता है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। क्लेयर की हालत तेजी से सुधरने लगती है और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। ये देखकर पूरे कैंप का माहौल बदल जाता है। जैक खुद जूलियट के लिए कंबल और तकिया लेकर आता है। वो बताता है कि ये सब सर्वाइवर्स ने अपनी तरफ से उसके लिए भेजा है। क्लेयर की जान बचाने के बाद पहली बार ज्यादातर सर्वाइवर्स जूलियट को अपनाने लगते हैं। जूलियट भी हैरान थी। वो जैक से पूछती है कि जब हर कोई उस पर शक कर रहा था तब सिर्फ उसी ने उस पर भरोसा क्यों किया। जैक मुस्कुराकर कहता है कि जब लॉक ने पनडुब्बी उड़ा दी थी उस वक्त उसने जूलियट की आंखों में जो दर्द और बेबसी देखी थी वो नकली नहीं हो सकती थी। उसे यकीन हो गया था कि जूलियट भी बाकी सर्वाइवर्स की तरह हर हाल में इस आइलैंड से निकलकर अपनी दुनिया में लौटना चाहती है। ये बात सुनकर जूलियट के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद वो बीच के किनारे अपना छोटा सा टेंट लगाकर रहने लगती है। फिलहाल से सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। दरअसल सर्वाइवर्स के कैंप में आने से एक रात पहले बेन जूलियट से मिला था। उसने उसे आदेश दिया था कि वो किसी भी तरह सर्वाइवर्स का भरोसा जीते। इसके लिए बेन पहले ही क्लेयर के शरीर में एक डिवाइस लगवा चुका था जो 48 घंटे के अंदर उसकी तबीयत बिगाड़ देता। फिर जूलियट सीरम देकर उसकी जान बचाती और आसानी से सभी का भरोसा जीत लेती। अभी तक हमें ऐसा लगा कि जूलियट ने बेन की बात मान ली
है, लेकिन जैसे ही बेन वहां से जाता है उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या जूलियट सचमुच अब भी बेन के लिए काम कर रही है या उसके मन में कुछ और चल रहा है। इधर कैंप की जिंदगी एक बार फिर नॉर्मल होने लगती है। सॉयर मौका देखकर केट के साथ फिर से करीब आने की कोशिश करता है। अब तो उसे ये भी पता चल चुका था कि जैक को उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई मालूम है, इसलिए वो बिल्कुल बेफिक्र था। लेकिन इस बार केट बिना कोई उम्मीद छोड़े उसे साफ मना कर देती है। रात होने पर जैक खाना बनाने में व्यस्त होता है। तभी केट उससे बातचीत शुरू करके उनके रिश्ते की दूरियां कम करने की कोशिश करती है। जैक उससे एक चम्मच मांगता है। केट शरारत में पहले उस चम्मच के दोनों तरफ अपनी जीभ फेरती है और फिर मुस्कुराते हुए उसे जैक की तरफ बढ़ा देती है। जैक उसकी इस हरकत पर बस उसे अजीब नजरों से देखता है और चम्मच लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन अगले ही पल केट को समझ आता है कि जैक इतना व्यस्त आखिर क्यों था। वो दरअसल जूलियट के साथ बैठकर डिनर करने की तैयारी कर रहा था। दोनों को साथ बैठकर हंसते हुए बातें करते देख केट के मन में इमोशंस का तूफान चलने लगता है। वो उन दोनों को देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। अपने अंदर की सारी उलझन और गुस्सा निकालने के लिए वो सीधे सॉयर के टेंट में चली जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सच कहें तो इस रिश्ते में सबसे ज्यादा चोट शायद सॉयर ही खा रहा था। अगली सुबह हमेशा की तरह बेफिक्र दिखने वाला सॉयर बड़े मजे से जैक के पास पहुंचता है और दोनों बीच पर टेबल टेनिस खेलने लगते हैं। जैक इस खेल में बिल्कुल माहिर नहीं था, इसलिए सॉयर उसे आसानी से हरा देता है और पिछली बार ताश में हारने का पूरा हिसाब बराबर कर लेता है। खेलते खेलते जैक की बातों से सॉयर समझ जाता है कि पिछली रात केट का अचानक उसके करीब आना जैक और जूलियट को साथ देखकर हुई जलन का नतीजा था। इसके बाद सॉयर खुद ही केट के पास जाता है और हल्के मजाक में उससे कहता है कि अगर वो उसका इस्तेमाल करना चाहती है तो कम से कम साफ साफ कह दिया करे। वो बात तो हंसते हुए कहता है, लेकिन उसके चेहरे के पीछे छिपा दर्द साफ दिख रहा है। ये सुनकर केट भी शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि अब सॉयर सब समझ चुका था। लेकिन फिलहाल इस रिश्ते की उलझनों को यहीं छोड़ते हैं क्योंकि कहानी अब फिर से अपने सबसे रहस्यमयी मोड़ की तरफ बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ डेसमंड, चार्ली, हर्ली और जिन के साथ जंगल से गुजर रहा होता है। तभी अचानक चार्ली का पैर एक जाल पर पड़ता है और अगले ही पल एक तीर उसकी गर्दन आर पार कर देता है। चार्ली वहीं दम तोड़ देता है, लेकिन तभी सब कुछ एक झटके में बदल जाता है। डेसमंड खुद को समुद्र किनारे बैठा मछली पकड़ते हुए पाता है। उसे समझ आ जाता है कि जो कुछ उसने अभी देखा वो हकीकत नहीं बल्कि भविष्य की एक झलक थी। और सबसे बड़ी बात, चार्ली अभी भी जिंदा था। उस भविष्य की झलक में उसने हर्ली को समुद्र के अंदर पड़ी एक केबल निकालते हुए भी देखा था। साथ ही पेड़ पर लटके एक आदमी और पेनी की तस्वीर की झलक भी दिखाई दी थी। यही बात डेसमंड को बेचैन कर देती है। वो तुरंत हर्ली के पास पहुंचता है और उससे समुद्र वाली उस केबल के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद डेसमंड पहले जैक के पास जाकर किसी तरह एक फर्स्ट एड बॉक्स ले लेता है और फिर हर्ली से कहता है कि वो उसे उस केबल तक ले चले। हर्ली हैरान होकर वजह पूछता है। तब डेसमंड उसे अपने भविष्य वाले विजन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता है। इस बार उसने फैसला कर लिया था कि वो भविष्य को बदलने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि उसे वैसा ही होने देगा, क्योंकि उसे शक था कि उस विजन का संबंध उसकी गर्लफ्रेंड पेनी से है। इसके बाद हर्ली की मदद से वो पिकनिक का बहाना बनाकर जिन को भी अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे अहम सदस्य था चार्ली, वही चार्ली जिसकी मौत डेसमंड अपनी आंखों से भविष्य में देख चुका था। फिर भी वो चार्ली को उसके बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने भविष्य बदलने की कोशिश की तो शायद पेनी तक पहुंचने का इकलौता रास्ता भी बदल जाएगा। चार्ली बेखबर होकर खुशी खुशी टीम में शामिल हो जाता है। उसे लगता है कि ये बस एक साधारण सफर है, जबकि डेसमंड हर पल उसके साथ चल रही मौत की परछाई देख रहा था। आखिरकार चारों अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जिन, चार्ली और हर्ली पूरे रास्ते हंसते गाते आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन डेसमंड की नजर हर कदम पर किसी अनहोनी को टालने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर बाद उन्हें समुद्र के अंदर पड़ी वही रहस्यमयी केबल मिल जाती है। तभी डेसमंड के दिमाग में भविष्य की एक और झलक चमक उठी। वो तुरंत सबको आगे बढ़ने से रोक देता है और कहता है कि अभी जंगल में जाना सही नहीं होगा, इसलिए चारों वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। रात होते ही चार्ली, जिन और हर्ली आग के चारों ओर बैठकर हंसी मजाक में गाने गाने लगते हैं, लेकिन उनसे थोड़ी दूरी पर बैठा डेसमंड बिल्कुल शांत था। उसकी नजर बार बार चार्ली पर जा रही थी क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई है। रात गहराती जाती है और डेसमंड अकेले बैठा पेनी की तस्वीर को निहारता रहता है। तभी चार्ली उसके पास एक ड्रिंक लेकर आता है। बातों बातों में डेसमंड उसे पेनी के बारे में बताता है। वो कहता है कि पेनी बेहद जिद्दी लड़की है। कई बार उसने खुद इस रिश्ते से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पेनी ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। पिछले 3 सालों से डेसमंड के मन में
में बस एक ही उम्मीद जिंदा थी, शायद पेनी आज भी उसे ढूंढ रही होगी। और हम जानते हैं कि ये सिर्फ उसकी उम्मीद नहीं थी, सचमुच पेनी लगातार उसकी तलाश में लगी हुई थी। तभी अचानक आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। चारों तुरंत ऊपर देखते हैं और उन्हें साफ दिखाई देता है कि कोई चीज समुद्र में गिरती है, जबकि एक पैराशूट हवा में खुलकर जंगल की तरफ बह जाता है। ये नजारा देखते ही डेसमंड के चेहरे पर लंबे समय बाद उम्मीद की चमक लौट आती है। वो फौरन अपना सामान समेटकर उसी दिशा में निकलना चाहता है, लेकिन चार्ली उसे रोक देता है। वो समझाता है कि रात के अंधेरे में जंगल में जाना आत्महत्या करने जैसा होगा। अब सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, इसलिए थोड़ा इंतजार करना ही बेहतर है। मन तो डेसमंड का बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन आखिरकार वो चार्ली की बात मान लेता है। जैसे ही सुबह होती है, वो बिना वक्त गंवाए जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते में चार्ली उससे बार बार पूछता है कि आखिर उसे इतनी जल्दी किस बात की है, ताकि वो भी उसकी मदद कर सके। लेकिन डेसमंड अब भी अपने भविष्य वाले विजन की पूरी सच्चाई किसी को नहीं बताता। चलते चलते चार्ली को एक छोटी सी लड़की की मूर्ति मिलती है। उसी समय डेसमंड की नजर पेड़ पर लटके एक बैग पर पड़ती है। वो हर्ली के कंधों पर चढ़कर किसी तरह बैग नीचे उतार लेता है। बैग खोलने पर उसमें एक सैटेलाइट फोन मिलता है, लेकिन उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। फिर डेसमंड उसी बैग में रखी किताब खोलता है और उसके अंदर अपनी और पेनी की तस्वीर देखकर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। चार्ली भी वो तस्वीर देखते ही सब समझ जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि शायद पैराशूट से नीचे उतरा इंसान कोई और नहीं बल्कि पेनी ही हो सकती है। तभी मौसम अचानक बदलने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। डेसमंड के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसके विजन में भी ठीक यही सब हुआ था। अगले ही पल उसे जमीन पर छिपा जाल दिखाई देता है और पास ही एक पेड़ के अंदर छिपे तीर का इंतजाम भी नजर आ जाता है। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला था। अगर उसने चार्ली को बचाया तो क्या भविष्य बदल जाएगा, और अगर भविष्य बदल गया तो क्या वो कभी पेनी तक पहुंच पाएगा। कुछ पल के लिए वो सचमुच दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन आखिर में उसका इंसानियत वाला रूप जीत जाता है। जैसे ही चार्ली जाल पर पैर रखने वाला होता है, डेसमंड पूरी ताकत से उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अगले ही सेकंड जानलेवा तीर हवा चीरता हुआ निकल जाता है और चार्ली की जान बच जाती है। चार्ली तो बच जाता है, लेकिन उसे एक बात साफ महसूस हो जाती है। एक पल के लिए डेसमंड सचमुच ये सोच रहा था कि उसे मरने दे। इसी बात पर दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। तभी दूर से जिन और हर्ली की आवाज सुनाई देती है। डेसमंड बिना कुछ सोचे उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि पैराशूट में फंसी एक महिला पेड़ से लटकी हुई है और बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही। ये देखकर उसके चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। वो टूटे हुए दिल से कहता है, मुझे माफ कर दो पेनी। लेकिन क्या सचमुच पेड़ पर लटकी वो महिला पेनी थी, या किस्मत डेसमंड के लिए एक और बड़ा रहस्य छिपाकर बैठी थी। इसी के साथ कहानी हमें डेसमंड के अतीत में ले जाती है। उस समय उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से ठीक पहले वो डर और असमंजस में इतना डूब गया कि शराब पीकर बेहोश हो गया। होश आने के बाद उसे लगा जैसे भगवान उसे कोई दूसरा रास्ता दिखा रहे हो। इसी एहसास में उसने शादी तोड़ दी और सब कुछ छोड़कर एक मठ में साधु बन गया। लेकिन उसका ये फैसला लड़की के परिवार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लड़की के भाई ने गुस्से में उसकी जमकर पिटाई कर दी। डेसमंड ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी बात समझा सके, लेकिन उसकी मंगेतर को लगा कि ये सब सिर्फ जिम्मेदारी से भागने का बहाना है। उसके मुताबिक डेसमंड शादी से डर गया था और अब झूठी कहानियां बनाकर खुद को सही साबित करना चाहता था। ये बातें डेसमंड के दिल पर गहरी चोट छोड़ जाती हैं। वो धीरे धीरे टूटने लगता है और एक दिन छिपकर मठ की शराब पीते हुए पकड़ा जाता है। तभी मठ का प्रमुख उससे कहता है कि शायद भगवान ने उसके लिए कोई और रास्ता चुना है, लेकिन वो रास्ता इस मठ के अंदर नहीं है। ये बात डेसमंड के दिल को छू जाती है। वो मठ छोड़ने का फैसला करता है और विदा लेने पहुंचता है। तभी उसकी नजर प्रमुख की मेज पर रखी एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में मौजूद वही सफेद बालों वाली महिला थी जिससे डेसमंड अपनी समय यात्रा के दौरान मिल चुका था। ये देखकर उसके मन में एक और रहस्य जन्म ले लेता है। मठ से निकलते वक्त प्रमुख उसे अपनी गाड़ी से छोड़ने का इंतजाम करता है और किस्मत का खेल देखिए, इसी सफर में डेसमंड की पहली मुलाकात पेनी से होती है। ऐसा लगता है जैसे उनकी मुलाकात पहले से ही कहीं लिखी जा चुकी थी। लेकिन क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा था? कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। सभी लोग मिलकर पेड़ पर फंसी उस महिला को नीचे उतारते हैं। डेसमंड सांस रोके उसके पास पहुंचता है और तुरंत उसका हेलमेट हटाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो महिला पेनी नहीं थी। हैरानी की बात ये थी कि महिला डेसमंड को देखते ही उसका नाम लेकर उसे पहचान लेती है। अब रहस्य और भी गहरा हो चुका था। आखिर आसमान से गिरी ये महिला कौन थी? वो
डेसमंड को कैसे जानती थी। डेसमंड और पेनी की मुलाकात, सफेद बालों वाली रहस्यमयी महिला, मठ का वो अजीब प्रमुख, क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल था या कोई बहुत बड़ी योजना धीरे धीरे सामने आ रही थी। दूसरी तरफ जूलियट आखिरकार सर्वाइवर्स का भरोसा जीत चुकी थी, लेकिन उसका असली मकसद क्या था। बार बार घर लौटने की उम्मीद टूटने के बाद क्या वो अब भी बेन के लिए काम करेगी या इस बार उसका फैसला पूरी कहानी बदल देगा। और उधर लॉक जो अदर्स के साथ जा चुका था, उसके साथ आगे क्या होने वाला था। इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले पार्ट में मिलेंगे।